हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 है उसका, और आज ये आखिरी पार्ट है। और इसका जो प्रैक्टिस सेशन है मिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके 75 क्वेश्चंस आज हम लोग अनअकैडमी का स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो वहां से उसको एनरोल कर लेना और वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये इंडिया का बेहतरीन क्रैश कोर्स चल रहा है नीट एग्जाम के लिए, और हमने इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी देख रखा है। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 पे। ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बिट्स फॉर बायोलॉजी। तो टेलीग्राम पे सर्च करना, ये चैनल तुम्हें मिल जाएगा बिट्स फॉर बायोलॉजी, और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो यहां पे आते रहते हैं। ये 100 डेज का जो क्रैश कोर्स चलने वाला है उसका स्केड्यूल ये है, तुम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रोज शाम 4 बजे और रोज रात 9 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में तुमको आना है, और वहां हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। डेली 75 क्वेश्चन 11th की और 75 12th की, मींस डेली 150 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही करते चले तो एग्जाम के पहले हम 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये जो सेशंस हम लोग बात करने वाले हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में, ये सेशंस लॉक रहती हैं। इन्हें अनलॉक करने के लिए तुम्हें कुमार लाइव रेफरल कोड का यूज करना होगा। जैसे ही तुम ये कोड यूज करोगे, अनअकैडमी के सारे सेशंस जो है मेरे, वो तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएंगे। ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, जहां पे तुम अनअकैडमी प्लस को अगर सब्सक्राइब करोगे तो जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे तुम्हें एक्सेस हो जाएंगे। मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन तुम्हारा वहां पे होता रहेगा, और इंडिया के बेहतरीन टीचर जो हैं वहां पे मौजूद हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट। कुमार लाइव रेफरल कोड तुम यूज करोगे तो डायरेक्ट तुम्हें 10% का मिल जाएगा, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्लस प्लेटफॉर्म है, और प्लस प्लेटफॉर्म के 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के प्लान है यहाँ पे। और जैसे ही 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तो ये प्लान ये हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे पास ये आइकनिक सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कल हमने इसका डायग्राम देखा था, बता दो मुझे एक बार कमेंट में जल्दी से, क्या है ये? क्या ये गैम्यूल्स है? हम लोग आज बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, क्या 2 स्पेसीज आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपस में इंटरब्रीडिंग के बाद ऑफस्प्रिंग वगैरह की कहानी की तो दूर की बात है, वैसा तो हो ही नहींगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतरीन है, सब कोई चाहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरफ ही आए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का सबसे पहले क्या होना चाहिए? फ्यूजन होना चाहिए। वो सेम इंडिविजुअल से भी हो सकता है, डिफरेंट इंडिविजुअल से भी हो सकता है, बात समझना। जैसे मानकर चलते हैं प्लेनेरिया के बारे में, या प्लैटीहेलमिन्थिस तक। प्लैटीहेलमिन्थिस तक कोई सेक्स का सेपरेशन नहीं हुआ, एक में ही दोनों चीजें यहां पे मौजूद थी। एस्केलमेंथिस से हुआ है ना कि मेल फीमेल अलग अलग, उसके पहले तो सेम सेक्स ही बनाते थे। गैमेटिक फ्यूजन तो वहां भी चल सकता है, वो भी एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, अगर सेम बॉडी भी दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो। गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद वो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट आगे जाकर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एलाबोरेटिव होता है, चीजें लंबी चलती हैं, एलाबोरेटिव चलती हैं पूरी प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, एसेक्सुअल सिंपल है। ये स्लो है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा ही फास्ट है। बैक्टीरिया का ही डिवीजन देख लो ना, कितनी तेजी से हो रहा है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट है। तो ओवरऑल अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बात करें तो सेक्सुअल एलाबोरेटिव है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है। मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन होते हैं, और उससे जो पेरेंट्स से बच्चे मिलते जुलते होते हैं, रिजेंबल करते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical, है ना? आइडेंटिकल नहीं होते। अगर आइडेंटिकल टर्म को यूज करना होगा तो कहां हम यूज करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग यहां तक यूज करेंगे। इसके बाद एक डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है हमारे इस दुनिया में, प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है। क्या सबके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं? मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सबसे गजब की डाइवर्सिटी किसकी होती है? किसकी होती है? जल्दी बताओ। फंजाई की डाइवर्सिटी सबसे अलग है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, सबका अलग अलग बिल्कुल होता है।
ओके, इसके बाद आगे की बात है, एक टर्म है यहां पे जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है? यहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सबसे पहले ग्रोथ होता है, फिर आगे चलकर क्या होगा? मैच्योरिटी होगा। ठीक है, अब बात आती है जब ग्रोथ होगा फिर उसके बाद मैच्योर होंगे, उसके बीच में एक फेज आता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअली मैच्योरिटी या सेक्सुअली मैच्योर उसको बोला जाता है। उस फेज को क्या बोला जाता है? जुवेनाइल फेज बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? जुवेनाइल फेज। ये जनरली एनिमल्स के केस में बोला जाता है और प्लांट के केस में हम इस टर्म को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। क्या बोला जाएगा? वेजिटेटिव फेज इस टर्म को बोला जाएगा। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ड्यूरेशन इसका देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो जुवेनाइल फेज है, जो जिंदगी जहां से वहां से स्टार्ट हो रही है ना, तो जो जुवेनाइल फेज है और जो वेजिटेटिव फेज है, ये बिगिनिंग किसका है? रिप्रोडक्टिव फेज का। सिंपल सी बात समझते हैं जरा, प्यूबर्टी आने वाली है, उसके पहले का जो फेज आने ही वाला है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जुवेनाइल फेज बोला जाता है। चाहे तो जुवेनाइल फेज चाहे तो वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। पूछा जाएगा किस चीज की बिगिनिंग है ये, तो रिप्रोडक्टिव फेज की बिगिनिंग होती है। हायर प्लांट्स वगैरह में ये देखने को हमें मिलता है। फिर यहां पे कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला गया सीजनल। ठीक है, पहले तो दो टर्म समझते हैं यहां पे, एक होता है मोनोकार्पिक और एक होता है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनका जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो भी है वो आराम से एक सीजन में हो जाए, उसको मोनोकार्पिक बोलते हैं। एक या मैक्सिमम 2 सीजन में हो जाए, जैसे एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट, जैसे राइस है, व्हीट है, ये सब चीजें, कैरेट है, ये सब चीजें आ जाती हैं किसमें? मोनोकार्पिक में। पॉलीकार्पिक में कौन आएगा? जिसमें बार बार जो देखने को मिलता है हमें, जैसे जिनको पेरेनियल बोलते हैं, जैसे मान के चलो बैम्बू के बारे में मैं बोल सकता हूं, है ना, एक बार होगी उसमें, है ना, सालों में लगभग एक बार होती है उसमें, तो ये चीज यहां पर बोला जाता है। ओके, ये बैम्बू स्पेसीज यहां पर ध्यान रखना है। बैम्बू स्पेसीज की कितनी है? 50 से 100 साल तक यहां पर हम लोग बात करते हैं। इसके बाद एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है एस्ट्रोबिलांथस कुंथियाना का, जिसका कॉमन नेम है नीला कुरंजी। नीला कुरंजी कैसे कलर का होता है? ये ब्लू कलर का देखने को मिलता है। तो इसके बारे में ये चीजें ध्यान रखनी है। 12 साल में एक बार ये खिलता है। लास्ट टाइम सितंबर अक्टूबर 2006 में ये खिला था और फिर उसके बाद फिर से 12 सालों के बाद तो 2018 की बात करेंगे। ऑप्शन में अगर 2018 रहे तो 2018 लगा कर आओगे। ठीक है, कहां ये देखने को मिलता है? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। जब केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु की पहाड़ियों पे देखोगे तो लगेगा ऐसा पूरा का पूरा एक ब्लू स्ट्रेचेस बिखरा हुआ है, एक नीली कलर की पूरी दुनिया लगती है वहां पे। into blue stresses and attracted a large number of tourists वहां पे आते हैं। In animals the juvenile phase is followed by morphological और physiological changes। अगर juvenile phase खत्म हो जाता है तो उसके बाद बॉडी में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं वहां पे। ओके, क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं, कैन यू लिस्ट द चेंजेस। इसमें हम लोग वो बात कर रहे हैं ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में तुमसे पूछी जाएंगी। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स अंडे देते हैं, तो बर्ड्स अंडे जब देते हैं तो क्या ये उनका एक सीजनल फेनोमेनन है या वो हमेशा देते रहते हैं? दो तरह के यहां पे होते हैं, एक होते हैं सीजनल ब्रीडर्स और एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर जैसे ह्यूमन पूरे ईयर में रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन अगर कुछ स्पेसीज की बात करें जैसे डॉग वगैरह तो ये सब केस में आएंगे, ये सब आएंगे सीजनल ब्रीडर्स में, ये सब चीजें आती हैं। ओके, यहां पे भी सेम वही है, सीजनल ब्रीडर्स, है ना। नेक्स्ट यहां पे बात है ईस्ट्रस साइकिल के बारे में और नेक्स्ट बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। कुछ एग्जांपल्स ऊपर में दे रखे हैं जो कि नॉन प्राइमेट के एग्जांपल हैं, जैसे काऊ, सीप, रैट, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स, ये सब जो चीजें हैं इनके बॉडी के भी अंदर साइक्लिक चेंजेस हर एक महीने चल रहे होते हैं, लेकिन इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहते, इसे हम ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। कौन सा साइकिल बोला जाएगा? इसे ईस्ट्रस साइकिल का हम इसे नाम देते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो तुम जानते ही हो किसमें किसमें चलेगा भाई? प्राइमेट्स में, मंकी में, एप्स में और ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ओके, यहां तक चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक मैंने बताया था अभी सीजनल ब्रीडर्स के बारे में और एक मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर के बारे में। जो पूरी साल रिप्रोडक्शन करे उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, और जो बस एक बार करें सीजन में किसी तो उसको बोलेंगे क्या? सीजनल ब्रीडर उसको बोला जाता है। इसके बाद अगर बात करें, एक यहां पर बड़ा अच्छा एक लाइन है, एक यहां पर लाइन है कि द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस।
जब रिप्रोडक्टिव फेज लगभग जब खत्म हो जाता है तो इससे मानकर चलेंगे कि सेनेसेंस आने वाला है ना, इज द बिगिनिंग ऑफ सेनेसेंस, या बोल सकते हैं देखो जैसे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज आने वाला है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जिंदगी की शुरुआत हुई है, रिप्रोडक्टिव लाइफ की शुरुआत हुई है। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो जाता है तो उसके बाद का जो फेज है वो सेनेसेंस ही आना है, बुढ़ापा वाले फेज ही आना है। तो उसमें होता क्या है, बॉडी में कई सारे चेंजेस चलते हैं। एक चेंज तो ये भी हो सकता है मेटाबॉलिज्म का बिल्कुल स्लो हो जाना, है ना, तो स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, और लाइफ स्पैन का लास्ट फेज होता है और ओल्ड एज के बाद मौत हो जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स में बात करेंगे तो हार्मोन्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, 3 फेजेस के लिए यहां पे होता है, बिटवीन द 3 फेजेस। इंटरैक्शन, कौन से फेजेस की बात चल रही है तुम समझ गए होगे, जुवेनाइल वगैरह की बात चल रही है। इसके बाद इंटरैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हार्मोन्स के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब देखो, एक तो चीज है बॉडी के अगर अंदर की बात करें तो हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे हैं, एक अगर बाहर की बात करें तो इसे एनवायरमेंट भी रेगुलेट कर रहा है। अब बात यहां से आती है, यहां से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से इवेंट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में। तो देखो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में पहली तो 3 फेजेस आती हैं यहां पे, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद का जो फेज होगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके ऊपर की लाइनें देखो, जब मैच्योरिटी आ जाती है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कई सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें काफी ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एलाबोरेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, अभी जस्ट हमने देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, मिसफ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और बाकी एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ है। तो इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, प्री फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद देखेंगे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली चीज प्री फर्टिलाइजेशन, तो क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट बोल सकते हैं क्या, गैमेट को बनाओ और गैमेट को ट्रांसफर करो। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ओवरऑल क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस, मींस गैमेट्स का बनना। जैसे ऊजेनेसिस, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब चीजें किसमें आती हैं, गैमेटोजेनेसिस वाले हिस्से में आएंगे। नेक्स्ट है भाई गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, चाहे वो मेल हो सकता है चाहे वो फीमेल गैमेट्स हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि गैमेट्स नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। नेक्स्ट ये देखो तुमको गैमेट्स मिल रहा है यहां पे, ये किसका गैमेट है, जल्दी बताओ कमेंट में, मुझे जल्दी से बताओ किसका किसका है, फ्यूकस कौन है, क्लेमिडोमोनास कौन है, जल्दी से बताओ। देखो डायग्राम में यहां पे पहले तो अंडरलाइन करो, इसको हाईलाइट करो। एक सबसे पहले तो क्लैडोफोरा को, सबसे पहले क्लैडोफोरा को करो। क्लैडोफोरा क्या है, एक टाइप का एल्गी होता है। इनमें कैसा गैमेट मिल रहा है, आइसोगैमेट मिल रहा है यहां पे। उसके बाद क्या है, फ्यूकस है, फ्यूकस भी एक क्या होता है, एल्गी होता है। और बाकी हेट्रोगैमेट्स है जो ये ह्यूमन बींग्स का, ये वाला जो है ह्यूमन बींग्स का है, और ये वाला जो तुम्हारा दिख रहा है सबसे पहला ये क्लैडोफोरा का है, और ये वाला तुम्हारा किसका है, फ्यूकस का है। ये दोनों सेम लग रहे हैं इसलिए इनको आइसोगैमेट्स बोला जाता है, ये दोनों अलग हैं इसलिए इनको हेट्रोगैमेट्स बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखोगे। और ये ह्यूमंस के बारे में है, हेट्रोगैमेट्स में ही ये चीजें आती हैं, है ना, अलग अलग शेप और साइज यहां पे होता है। होमोगैमेट्स बोलो आइसोगैमेट्स बोलो, बात बराबर है। In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, होमोगैमेट्स इनको बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, जैसे हेट्रोगैमेट्स अभी देखा था ना हमने, स्पर्म और ओवम तो अलग अलग थी, तो वही बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। जैसे एंथ्रेजॉइड टर्म का यूज करते हैं हम ब्रायोफाइटा के केस में, ट्रेडोफाइटा के केस में, और स्पर्म का केस हम लोग उसके आगे में हम लोग यूज करते हैं। जितने भी ह्यूमंस की बात करें, जितने भी कॉर्डेटा वगैरह की बात करते हैं, वहां पे हम लोग स्पर्म वर्ड का यूज करते हैं। तो यहां पर आएगा और एग ओवम। बताओ दोनों का शेप और साइज एक ही है या अलग अलग है, अलग अलग होता है, इसलिए हेट्रोगैमेट्स की कैटेगरी में ये चीजें आती हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या क्या होता है देखो,
सबसे पहले सेक्स का सेपरेशन पहली बार कहां हुआ? पहली बार प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद एस्केलमेंथिस से वो चीज स्टार्ट हुई थी। उसके पहले भी तो गैमेटिक फ्यूजन होते ही थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही था उसके पहले भी, लेकिन उसके पहले जो होता था वो चाहे तो सेम बॉडी ही प्रोड्यूस कर देता था, लेकिन एस्केलमेंथिस से दो डिफरेंट बॉडी प्रोड्यूस करने का काम करते थे। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इस पूरे पेज के एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। होमोथैलिक टर्म का यूज फंजाई के केस में किया जाता है। मोनोइशियस टर्म का यूज जनरली प्लांट के केस में यूज किया जाता है। हेट्रोथैलिक फंजाई के केस में, डायोशियस प्लांट के केस में यूज किया जाता है। अब यहां पर बात को समझना, अगर मैं बात बोलूंगा मोनोइशियस के बारे में, मींस ये वाला जो चीज होगा ये मोनोइशियस होगा। अगर मैं बात बोलूंगा डायोशियस तो मेल अलग, फीमेल भी क्या हो जाएगी? अलग। तो मेल फीमेल दोनों अलग अलग यहां पे देखने को हमें मिलते हैं। तो दोनों टर्म एक ही हैं। और बाकी बात करेंगे तो बाइसेक्सुअल टर्म भी सेम उसी के लिए आता है। मोनोइशियस, होमोथैलिक और बाइसेक्सुअल ये तीनों टर्म सेम हैं। या इसके अलावा एक और टर्म अगर बोलना है तो हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद देखना, अगर सिर्फ यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है तो इसको बोलते हैं स्टेमिनेट। अगर सिर्फ फीमेल है फ्लावर तो इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट इसको बोला जाएगा। अगर दोनों हैं तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक है भाई यहां तक। अब एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग। मोनोइशियस का एग्जाम्पल कौन कौन है? तो कुकुरबिट है, कोकोनट है। एक एग्जाम्पल और याद रखोगे, किसका एग्जाम्पल याद रखना है तुम्हें? कुकुरबिट और कोकोनट और मोनोइशियस में किसका याद रखोगे तुम? जल्दी से बताओ। पाइनस का। किसका एग्जाम्पल याद रखोगे? पाइनस का। तो पाइनस, कुकुरबिट्स और कोकोनट्स ये हो गया मोनोइशियस। डायोसिस में एग्जाम्पल है पपाया और डेट पाम। इसके अलावा एक और याद रखोगे क्या? साइकस। एक और याद रखोगे क्या? मार्केंसिया। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको नोट कर लो यहीं पे। मार्केंसिया आ गया यहां पे। ओके, क्लियर है ये चीज? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यूनिसेक्सुअल टर्म क्लियर होगा, बाइसेक्सुअल टर्म क्लियर होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही उसमें सेक्स होगा, चाहे तो मेल चाहे तो फीमेल। बाइसेक्सुअल एक में दोनों चीजें मौजूद यहां पे रहेंगी। अब बाइसेक्सुअल कौन कौन है भाई देख लो जरा। अर्थवर्म है, स्पंज है, टेपवर्म है, लीच है। सब किस में आते हैं? बाइसेक्सुअल एनिमल्स में ये सब चीजें आती हैं। इनको क्या बोला जाएगा? हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ओके, और कॉकरोच तो है ही यूनिसेक्सुअल। अगर एक ही में मेल फीमेल दोनों मौजूद हो, इसके लिए हम टर्म बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, होमोथैलिक, मोनोएशियस। ये सब टर्म हम लोग इसके लिए ही यूज करते हैं। सेल डिवीजन होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस समय सेल डिवीजन होता है। मियोसिस और माइटोसिस, जब सेल डिवीजन होगा और गैमेट का फॉर्मेशन हमें कराना है तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जब भी होगा तब क्या होगा? मियोसिस। गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है भाई? हमेशा मियोसिस ही यूज किया जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना, सिंपल सा। गैमेट्स का नेचर हैप्लॉइड, बार बार लिख रही है एनसीईआरटी। गैमेट्स का नेचर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। पेरेंट प्लांट बॉडी में चलेगा वो आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड पेरेंट, ये लाइन को हाईलाइट कर दो भाई। एक हैप्लॉइड पेरेंट है, प्रोड्यूस करेगा गैमेट कैसे? माइटोटिक डिवीजन से वो प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ठीक है, चलो एक मियोसाइट यहां पे टर्म आएगा, है ना। मियोसाइट आगे एक टर्म आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मियोसाइट में मियोसिस होती है। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायो, सारे के सारे क्या हैं भाई? हैप्लॉइड। अब बात समझना, ये हैप्लॉइड क्यों बोला जा रहा है? जब हम पढ़ते हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, वहां पे हम लोग बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी के बारे में। एक प्लांट की जिंदगी में होती तो दोनों फेजेस हैं। मेन प्लांट बॉडी में हैप्लॉइड भी होगा, डिप्लॉइड भी होगा। लेकिन अगर तुमसे बात पूछी जाए कि हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है, तो कैसे बताओगे? ब्रायोफाइट तक सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, मींस मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी। उसके आगे जितने भी प्लांट बॉडी हैं, चाहे वो ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एंजियो हो, वो सारे क्या आ जाएंगे? 2n में, मींस स्पोरोफाइट वाले में वो चीज आ जाते हैं, है ना। डिप्लॉइड लिखी रखी है एनसीईआरटी ने। ओके, इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस, जो कि रिडक्शन डिवीजन, कहां होता है? हैज टू अकर इफ डिप्लॉइड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। जैसे हमारे में मियोसिस से ही तो हो रहा है स्पर्म का प्रोडक्शन। कुछ डायग्राम्स हैं इस पेज में काफी इंपॉर्टेंट। क्लाइटेलम, इसका काम होता है कुकून फॉर्मेशन। ये अर्थवर्म का डायग्राम है और इसमें कई तरह के सेगमेंटेशन देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो एक चीज क्या है यहाँ पे? क्लाइटेलम। ये है टेस्टिस, सैक विथ टेस्टिस, है ना। टेस्टिस सैक है यहाँ पे, थैला, और उसमें टेस्टिस है और बाकी ओवरी। अर्थवर्म की बॉडी है, इसमें टेस्टिस और ओवरी एक में ही है, तो मोनोइशियस का केस हुआ ना। नेक्स्ट,
ये कॉकरोच का एग्जाम्पल है। कॉकरोच का मेल वाला पार्ट पहचानने का तरीका एनल स्टाइल होना चाहिए, है ना। एनल स्टाइल एनल सर्की होना चाहिए। ये वाला जो चीज है एनल स्टाइल है, या जिसे कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं। और ये सब तो तुम पहचान ही रहे होगे, सब टेस्टिस है। और इसके अलावा ये फीमेल का जो पार्ट है ये ओवरी वाला पार्ट हो गया, इसके अंदर में ओवरियोल्स हैं, और ये सब चीज रूट हो गया तुम्हारा। और ये वाला ये सब जो भी चीजें हैं यहाँ पे, है ना, ब्रांचिंग पैटर्न्स जो देखे जाते हैं वो वाली फीमेल है। फीमेल को पहचानने का सिंपल सा तरीका इसमें ये जो देखने को मिल रहा है ये इसको बोलते हैं एनल सर्काई। एनल स्टाइल इसमें नहीं है, जो चीजें इसमें मौजूद है ना, ये वाली चीज सर्काई के अंदर में एक और चीज मौजूद है, उसी को बोलते हैं एनल स्टाइल। एनल स्टाइल हमेशा किसके पास होगा? मेल के पास। यहां देखो इस डायग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। देखो इसको जूम कर दिखाया गया है तो कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर में फीमेल होती है, नीचे में मेल होता है। फीमेल को उगोनियम कहते हैं, मेल को एंथेरिडियम कहते हैं, ठीक है। इसको निकुल भी बोला जाता है और इसको ग्लोबिल बोलते हैं। तो ट्रिक हो जाता है यहां पे नोगा, NOGA, सिंपल सा ट्रिक है। ये देखो ये यहां पे ब्रायोफाइटा का डायग्राम देखने को मिल रहा है। ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया है ये। मार्केंसिया में दो चीजें पहचानने का बेहतरीन तरीका, जो खूबसूरत है वो फीमेल है, जो करली टाइप का है वो क्या है? एंथ्रेडियोफोर मिस मेल है। ये किसके बारे में बात चल रही है? फीमेल के बारे में, सॉरी फीमेल के बारे में। और ये किसके बारे में बात चल रही है? मेल के बारे में। दोनों बाकी सेम होते हैं, ये दोनों सेम होता है। ये तो सिंपल सा बात समझ रहे होगी। ये पूरा का पूरा पार्ट स्टेमेन है, और ये एंथर है, और ये फिलामेंट हो गया, और बीच वाला पार्ट कार्पेल है। ये सब सारी चीजें बता रखी थी। देखो यहाँ पे क्या क्या है। अर्थवॉर्म के बारे में देख चुके, बाइसेक्सुअल है, एक में ही दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। यूनिसेक्सुअल कौन था? कॉकरोच, दोनों मेल फीमेल अलग अलग। जो कैरा के बारे में देख रहे थे वो मोनोइशियस था, क्योंकि एक में ही मेल और फीमेल दोनों था। मार्केंसिया डायोसियस था, क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग। और बाकी स्वीट पोटैटो याद रखना बाइसेक्सुअल फ्लावर में आते हैं। ज्यादातर जितने भी फ्लावर है ना, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी वगैरह, ब्रासिकेसी वगैरह, वो सब बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही आते हैं। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव सेशन होगा ना, उसमें क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे तुमको। ये डायरेक्ट तुम फील कर सकते हो इसको। पहली बात, मियोसाइट उन सेल्स को बोला जाता है जिनमें मियोसिस होती है। यहां पे अगर 23 है तो यहां पर कितना है? 46 है। इधर n है, मिस आधा है, इसका इधर डबल होगा। अगर इधर 12 है तो इधर 6 हो जाएगा। अगर इधर मैं बात करूं 21 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 42। अगर इधर 78 है तो इधर 39, इधर 19 है तो इधर 38। ये तुम खुद ही फील करोगे। 8 है तो वहां पे 16, बाकी यहां पे 630 है तो 1260, 34 है तो 68, 12 है तो 24, 20 है तो उधर कितना हो जाएगा भाई? 20 है तो उधर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10, 24 है तो यहां पे 48, 380 है तो वहां पे 190, 8 है तो यहां पर कितना हो जाएगा? 16। काम की चीज सबसे ज्यादा कौन है? अनियन। ओफियोग्लॉसम एक टाइप का फन है, टेरिडोफाइटा में आएगा। फिर इसके बाद ह्यूमन बीइंग तुम्हें याद रहता ही है तुम्हें, है ना। फ्रूट फ्लाई याद रखेंगे, ये ज्यादा काम के यही है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स के बारे में जान चुके हैं हम लोग। मियोसाइट्स वो सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनमें क्या चलनी है? मियोसिस चलनी है, और बाकी गैमेट्स का प्रोडक्शन उसमें करना है। ओके, नेक्स्ट, गैमेट का ट्रांसफर। देखो अगर मानकर चलो गैमेटोजेनेसिस की बात कर ली हमने, गैमेट्स बना लिया हमने, लेकिन ट्रांसफर भी तो होना होगा ना। चाहे तो हवाओं से हो जाए, पॉलन ग्रेन जैसे होता है, लेकिन जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें पानी से ही हो पाता है। देखो, आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्राउट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। इस चीज को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन होगा फिर आगे। अब देखो यहां पर कैसे वो मीट करते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात करते हैं मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल। और फीमेल गैमेट क्या होती है? अस्टेशनरी होती है। मेल गैमेट मोटाइल है और फीमेल गैमेट क्या है? अस्टेशनरी है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहां पे क्या है? फंजाई और कुछ एल्गी, जिसमें दोनों टाइप के गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देयर इज अ नीड ऑफ, किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई? मीडियम की। तो मीडियम सिंपल सी बात करें तो मीडियम क्या होता है ज्यादातर जगह पे? वाटर। किसमें? एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में। बाकी जिम्नो में तो हवा से काम चलेगा, है ना। तो इसलिए बहुत सारे गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि पानी से जा रहे हैं, क्या पता पहुंच ना पाए फीमेल तक। तो a large number of male gametes however fail to reach the female gamete. To compensate the loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced. Okay? इसके बाद
इन सीड प्लांट्स, किसके बारे में बोला जा रहा है? सीड प्लांट मींस एंजियोस्पर्म के बारे में और जिम्नोस्पर्म के बारे में। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कैरी करते हैं और बाकी वहां पे जो ओव्यूल होता है उसके पास अंडे होते हैं। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कहां होते हैं? एंथर में, और वो स्टिग्मा के पास चले जाते हैं और ताकि वहां पे क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन हो जाए। बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करें तो क्या एक में ही मेल फीमेल दोनों हो जाएंगे ना? तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं, जैसे पी। मेंडल एक्सपेरिमेंट तो इसलिए तो इसमें किया था पी प्लांट में। ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का जो स्टिग्मा पे होना है, क्या इसी चीज को हम पॉलिनेशन कह देते हैं? तो सिंपल सी बात, अगर अलग प्लांट पे हो तो क्रॉस पॉलिनेशन, सेम ही पे हो तो सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं। तो इस चीज को क्या बोला जाएगा? पॉलिनेशन बोला जाएगा। पॉलिनेशन की वजह से वहां पे वो आ गया स्टिग्मा के पास और पॉलन ग्रेन वहां पर क्या कर जाएगा? जर्मिनेट वहां पे कर पाएगा। और बाकी सिंपल सा बात ऐसे यहां पे होता है। क्लियर है यहां तक चीज सारी? गैमेट ट्रांसफर हो चुका है। सक्सेसफुल ट्रांसफर, कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट क्रिटिकल इवेंट कौन सा होता है फर्टिलाइजेशन का? तो क्या बोलोगे तुम? फर्टिलाइजेशन का ही मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये देखो भाई, गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और नया इंडिविजुअल का यहां पे फॉर्मेशन हो गया। यहां पे जो बात किया गया है, यहां पे पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर रहे हैं स्टिग्मा पे, वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। और ये किसी एल्गी के बारे में बताया गया कि दोनों सिमिलर गैमेट्स हैं, आइसोगैमेट्स हैं। अब इसके बाद है फर्टिलाइजेशन हो चुका, प्री फर्टिलाइजेशन हो चुका, गैमेटोजेनेसिस हो चुका, गैमेट ट्रांसफर हो चुका। अब इसके बाद जिक्र होगा किसका? फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन को ही हम सिंगैमी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी टर्म दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, एनसीईआरटी का कहना है। इंटरचेंजेबल ये चीज होते हैं। क्या जब सिंगैमी होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, तो क्या जाइगोट बनेगा? जाइगोट एक सिंगल सेल होता है लेकिन वो डिप्लॉयड होता है, क्योंकि उसका भी एन और उसका भी एन दोनों मिला तो 2n। फर्टिलाइजेशन हम लोग इस चीज को बोलते हैं। What would happen if syngamy does not occur? ऐसा भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन ना हो तो आगे स्पीसीज बढ़ेगी ही नहीं, होगा ही नहीं कुछ भी, है ना? अब समझना, What would happen if syngamy does not occur? कुछ बातें और भी हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फिर भी किसी का प्रोडक्शन हो जाए। तुम बोलो कि ऐसा कैसे? देखो यहां पे कुछ की बात करें, जैसे रोटिफर्स की बात कर सकते हैं, हनी बीज की बात कर सकते हैं, और कुछ लिजार्ड्स की बात कर सकते हैं, और कुछ बर्ड्स की बात कर सकते हैं टर्की में। इनमें पार्थेनोजेनेसिस देखी जाती है। पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता देखने को। डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, कहीं भी टर्म आ जाए पार्थेनोजेनेसिस, समझ लेना कि यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। मैं तुम्हें टर्म बोलूंगा पार्थेनोकार्पी, समझ जाना कि फ्रूट का फॉर्मेशन तो हो गया लेकिन इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। एपोमिक्सिस, सीड का फॉर्मेशन तो हो गया लेकिन इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, वेयर डज सिंगैमी अकर? चांसेस हैं कि बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ज्यादातर जो होते हैं एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस, इनमें बाहर ही होता है, मींस पानी में होता है फर्टिलाइजेशन, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जिनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें सिंक्रोनी होना चाहिए सेक्सेस के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में सिंक्रोनी होना चाहिए, समानता होनी चाहिए आपस में। अब देखो होता कहां है, बोनी फिशेस में भी ये देखने को मिलता है, फ्रॉग में भी देखने को यहां पे मिलता है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है ना, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मानकर चलो फर्टिलाइजेशन हो गया, एक्सटर्नली है, लेकिन जो उसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, चांसेस है ना कि एडल्ट उनको जो हैं वल्नरेबल हो जाते हैं, मिस नुकसान के शिकार हो जाएंगे, कोई भी प्रेडेटर आकर अटैक कर सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस कहां होगा? सिंगैमी बॉडी के अंदर में होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और ज्यादातर प्लांट ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सब में सिंगैमी कहां होता है? बॉडी के अंदर में। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेहतर है, सेफ है ये पूरी तरह से। अब इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो चुका, चाहे एक्सटर्नल होना है या चाहे इंटरनल होना है, फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी यहां पे बोली गई है, तो इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जब जाइगोट बन चुका है, जाइगोट के बारे में यहां पे पहली लाइन है कि डिप्लॉयड होता है, क्लियर है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ही बनेगा सिर्फ।
इनऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, पानी में ही बन जाएगा और आगे जाकर वहां पे जाइगोट बॉडी के अंदर बन जाता है ऑर्गेनिज्म में। देखो सिंपल सी बात है, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो तो बॉडी के अंदर, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो तो जाइगोट बॉडी के बाहर बनेगा। गैमेट्स के फ्यूजन से सिर्फ वही बनते हैं। अब आगे डेवलपमेंट होना है इसका, बहुत सारे फंजाई और एल्गी में बात करेंगे तो जाइगोट के बाहर में एक थिक वॉल बन जाती है ताकि उसको रेसिस्टेंट वहां से मिलता रहे, ताकि वो शिकार जल्दी ना हो। अब यहां पे इसके बाद है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वहीं पे टर्म्स क्लियर होंगे तुम्हारे। जाइगोट में क्या चलेगा, मेयोसिस, तब क्या बनाएंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर बनाने का काम करेंगे और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स यहां पे बन जाएगा। वही बात लिख रखी है 11th में, वो चीजें पढ़नी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है जो आगे कंटिन्यूटी करती है स्पीसीज की बिटवीन ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल जाइगोट। हम भी तो कभी जाइगोट थे, हमारी भी जिंदगी तो यहीं से स्टार्ट हुई थी ना। अब सबसे आखिरी ये चीज है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मींस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। जाइगोट हो चुका है, अब जाइगोट के बाद तो एम्ब्रियो का ही फॉर्मेशन होना है। अब देखो एम्ब्रियो में काफी सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जो चीजें बनती हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सेल डिवीजन चलना है और उसमें सेल डिफरेंशिएशन चलना है। सेल डिवीजन लगातार डिवीजन होता जाएगा और सेल मैच्योर होते चले जाएंगे, सेल डिवाइड होते चले जाएंगे। सेल डिवीजन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू, आगे जाकर वो टिश्यू बनाएंगे, आगे जाकर वो ऑर्गन बनाने का काम करेंगे। तो ये सब चीजें सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन वगैरह। अब इसके बाद दो कैटेगरीज हैं, एक ओविपेरस और एक विविपेरस। ओविपेरस वो जो अंडे देते हैं, विविपेरस वो जो बच्चे देते हैं, ठीक है। अब वो जो अंडा है वो फर्टिलाइज भी हो सकता है, वो अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस वगैरह में तो या बर्ड्स वगैरह में ये चीज जो होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए शेल ऊपर से होते हैं। इसके बाद जो चीज है, आगे जब चीजें बढ़ती हैं तो सब तो तुम जानती हो, विविपेरस है ह्यूमन बींग्स में, या मैमल्स भी कहें तो विविपेरस है, सिर्फ ऑर्निथोरिंकस को छोड़कर, है ना। तो ये सब तो चीज जानती हो तुम। और जो अंदर में विविपेरस में क्या होता है, बहुत ही फायदा है, एक प्रोटेक्शन मिल रहा है ना, किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन मिल रहा है जब बच्चे अंदर बन रहे हैं तो, ठीक है भाई। अब कुछ कुछ बातें हैं यहां पे, देखो। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, ओव्यूल के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल, स्टेमन्स वगैरह सब झड़ जाते हैं, सब गिर जाते हैं फ्लावर से। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन्स अटैच्ड। तुमने ब्रिंजल देखा होगा, ब्रिंजल में देखोगे ना तो जो ग्रीन कलर का ऊपर से होता है उठाने वाला उसका, वो ऊपर से अटैच रहता है, तो उसमें सेपल्स अटैच रह जाते हैं। ऐसे ही टोमेटो में भी अटैच रहता है, लेडी फिंगर में भी ऐसे ही अटैच रहता है। नेक्स्ट, द जाइगोट कहां डेवलप कर जाएगा, एम्ब्रियो में। जाइगोट किस में डेवलप कर जाएगा, एम्ब्रियो में। ओव्यूल किस में डेवलप कर जाएगा, सीड्स में। ओवरी किस में डेवलप कर जाएगा भाई, फ्रूट में, ठीक है। और बाकी पेरिकार्प बचता है जो ऊपर से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सीड आगे जाकर ये सब चीजें आगे होंगी। देखो यहां पे ये सीड है, सारे के सारे तुम सीड देख रहे हो, ये प्लेसेंटा से अटैच है यहाँ पे। और बाकी ये पेरिकार्प है जो पी से यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पे देखो सीड है यहाँ पे, और ये चीज क्या है, पेरिकार्प है। ये अंदर का सीड है और ये यहाँ का पेरिकार्प है। ये सीड है, ये सीड है, और बाकी ये पेरिकार्प है बाहर वाला, ये सीड है और बाहर में क्या है, पेरिकार्प है। अब जब एनसीईआरटी के चैप्टर में आओगे तो एक यही क्वेश्चन है जो अच्छा है हैप्लॉइड डिप्लॉइड में, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और देखते हैं जरा, देखो यहाँ पे ओवरी के बारे में बात करें तो ओवरी का नेचर कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। एंथर का नेचर कैसा होगा, एंथर का नेचर भी डिप्लॉइड होगा। एक का नेचर कैसा होगा, एक का नेचर हैप्लॉइड होगा। पॉलन का नेचर कैसा होगा, पॉलन का नेचर भी हैप्लॉइड होगा। मेल गैमेट का नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। जाइगोट का नेचर कैसा होगा, अभी जस्ट देखा हमने, डिप्लॉइड होगा। बात समझ में आई। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पूरा पार्ट। मैंने थोड़ा सा इसको तेजी किया है क्योंकि सारे टर्म्स तुम जानते हो, पूरी बायोलॉजी में हर जगह पे ये चीजें आती हैं। इसके आज टोटल 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रात 9 बजे, रोज सुबह शाम 4 बजे।
रोज शाम 4 बजे क्लास 11 की चलती है क्वेश्चंस की सेशन, और रात 9 बजे चलती है हमारी 12th की सेशन, जिसमें हम लोग बात करते हैं 75 क्वेश्चंस की। और आज ये चैप्टर पूरा का पूरा डील होगा। मिलते हैं हम लोग आज रात अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।